हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर में एक्चुअली पहली बार जब हम 11th क्लास में आते हैं तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना रहता है। मतलब कि इकोनॉमिक्स तो हमने पहले भी पढ़ा होता है 10th क्लास में भी, 9th क्लास में भी, बट ये जो इकोनॉमिक्स है वो पहले हमने पतली पतली किताबें पढ़ी होती हैं। अब हमें वास्ट तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि आप क्या पढ़ते हो तो आप बताओगे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं भाई। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है एक्चुअली में। इकोनॉमिक्स जो है वो आया कहाँ से एक्चुअली। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है हमारा वो आया है एक फ्रेंच वर्ड से। इकोनॉमिक्स जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है ओइकॉस, एंड नेमेंस। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो आया है एक फ्रेंच वर्ड से जिसका मतलब होता है ओइकॉस और नेमेंस। तो अब ओइकोस का मतलब क्या होता है? ओइकॉस जो होता है उसका मतलब होता है अ हाउस। ओइकॉस का मतलब होता है अ हाउस और नेमेंस का मतलब होता है टू मैनेज। यहाँ हमारा इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है ओइकॉस और नेमेंस। अब ओइकॉस का क्या मतलब होता है? ओइकोस का मतलब होता है अ हाउस एंड नेमेंस का मतलब होता है टू मैनेज। इट मीन्स दैट कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स मतलब कि एक बार और रिवाइज कर लेंगे दैट economics is derived from a French word which means oikos or nemens. Oikos means a house and nemens means manage. It means that economics means a household management. सो अब इसके बाद इस चैप्टर में आता है ह्यूमन एक्टिविटी का टॉपिक। ह्यूमन एक्टिविटी एक्चुअली में होता क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन मतलब क्या? ह्यूमन मतलब इंसान, ह्यूमन मतलब आदमी। कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो ह्यूमंस करते हैं उसे हम ह्यूमन एक्टिविटी कहेंगे। अब ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है वो दो तरीके का होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या समझते हैं हम? कोई भी ऐसा काम जो कि पैसे कमाने के उद्देश्य से किया गया हो, कोई भी ऐसा काम जिसे करके हमें पैसे मिलेंगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि कोई ऐसा काम जो हम पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, बस हमारा मन है इसलिए हम कर रहे हैं, उससे हमको किसी भी तरीके का पैसा यानी कि मनी अर्न नहीं हो रहा है। या तो ये हम किसी के लिए सेटिस्फैक्शन के लिए कर सकते हैं, या फिर किसी के प्रति अपने लव के लिए कर सकते हैं, या फिर किसी के प्रति सिंपैथी के लिए कर सकते हैं। इसे किसी भी तरीके का हमें कहीं से भी पैसा अर्न नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा? एक सेम एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे कि एक टीचर है वो स्कूल में पढ़ा रहा है। अब टीचर कोई भी स्कूल में पढ़ाएगा तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो सैलरी तो लेगा ही लेगा, वो इसीलिए वहाँ आया है, वो इसीलिए वो वहाँ काम कर रहा है। अब नॉन इकोनॉमिक में यही हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कोई भी एक टीचर है वो अपने बच्चों को घर पे पढ़ा रहा है। अब वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके पास नॉलेज है तो वो अपने बच्चों से फ़ीस ले। ऑफ कोर्स वो अपने बच्चों से फ़ीस नहीं लेगा, पर फिर भी वो ये काम कर रहा है। इसका मतलब है कि वो ये काम जो है वो लव के रिगार्ड से कर रहा है, उसको पढ़ा के सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इसलिए कर रहा है, वो पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं कर रहा है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कई तरीके के होते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो 3 तरीके के होते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। तो हम कंजम्पशन से क्या समझते हैं?
कंजम्पशन यानी कि ये एक तो पहले हम ये बोल देंगे दैट कि कंजम्पशन जो होता है वो एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। कंजम्पशन से एक्चुअली में क्या समझते हैं कि किसी भी तरीके का ऐसा एक्टिविटी जिसमें हम किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज को यूज़ करेंगे, कंज्यूम, किसी भी चीज़ को यूज़ करने को हम कंज्यूम करना कहते हैं। यानी कि किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज को अगर हम यूज़ करेंगे ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए, उस प्रोसेस को हम कंजम्पशन कहेंगे। यानी कि इससे क्या समझ में आया, पहले कंज्यूम का मतलब समझेंगे कि किसी भी गुड्स या फिर सर्विस को अगर हम लेंगे, यूज़ करेंगे तो उसे हम कंज्यूम करना कहेंगे। जैसे कि कोई भी सर्विस आप जाते हैं रेस्टोरेंट, वहाँ पर आपने सर्विस आपको दी जाती है, उस सर्विस को आप लेते हैं तो आपने वहाँ के सर्विस को कंज्यूम किया, आपने वहाँ खाना खाया तो वहाँ के सर्विस को कंज्यूम किया। तो उस जो प्रोसेस होता है कंज्यूम का, उस प्रोसेस को हम कंजम्पशन बोलते हैं। और ये कंजम्पशन किया जाता है ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए। हम दूसरा टॉपिक पे चलेंगे कि प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है हमारा, उससे हम क्या समझते हैं। प्रोडक्शन से ज़ाहिर सी बात है कि सबसे पहले दिमाग में आएगा कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोड्यूस क्या करेंगे अब, जैसे कि हमने कंजम्पशन में बात की थी कि हम कंज्यूम कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ऑफ कोर्स जिस चीज़ को कंज्यूम करेंगे उसे प्रोड्यूस तो करना ही होगा। तो यहाँ पर भी हम प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी तरीके के गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना प्रोडक्शन कहलाता है। और इससे क्या होगा, वहाँ पर हम ह्यूमन सेटिस्फैक्शन वांट्स के लिए काम कर रहे थे, पर यहाँ पर हमारा दो उद्देश्य है। एक है कि हमें कुछ इनकम भी हो और दूसरा है कि हम ह्यूमन वांट्स को भी सेटिस्फाई कर जाएं। आसानी से ये समझाऊं तो ये पता चलता है कि प्रोडक्शन किसी भी रॉ मटेरियल को अगर हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे तो उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। अब तीसरा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, यही हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। यानी कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें किस तरीके से हमने जो इनकम जनरेट किया है उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कई तरीके के होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरीके के होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। 4 तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब जो हमारा लैंड है उससे क्या मिलेगा, हमें रेंट मिलेगा। लैंड यानी कि किसी भी तरीके का आपका ज़मीन हो गया, कोई भी तरीके का आपका बिल्डिंग हो गया, उसे अगर आप किसी भी तरीके से बिज़नेस में लगाओगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको रेंट मिलेगा। लेबर जो हमारे आसपास काम करते हैं, उन्हें अगर कुछ देना होगा, वो क्या अर्न करते हैं, तो वो वेजेस अर्न करते हैं। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज भी होते हैं कि वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है। तो ये मैं बात बता दूं कि लेबर को हमेशा वेजेस ही मिलता है और कोई भी एम्प्लॉय हो उसे सैलरी मिलता है। वेजेस और सैलरी में ये फ़र्क होता है कि सैलरी जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम आपका फ़िक्स किया जाता है, उस वक्त पे दिया जाता है, पर ऐसा पैसा जो कि आप काम ख़त्म कर रहे हो और आपको तुरंत दे दिया जा रहा है, उसे हम वेजेस कहेंगे। यानी कि जितनी जल्दी आप काम ख़त्म करोगे उतनी जल्दी आपके हाथ में पैसा होगा। पर किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं होता है। वो अपना रोज़ काम करते हैं, उनका या तो मंथ के एंडिंग में या तो फिर मंथ के स्टार्टिंग में उनका टाइम फ़िक्स किया जाता है। वो पूरे महीने भर काम करते हैं और वो जब टाइम फ़िक्स किया हुआ है उनका, तभी उन्हें पैसा दिया जाता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जिसका बिज़नेस होता है, जो बिज़नेस चलाता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब उसने तो कैपिटल लगाया है, उसने तो पैसा लगाया ही है बिज़नेस में, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि उसे पैसा नहीं मिलेगा। उसने पैसा लगाया हुआ है तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। उसे क्या मिलेगा, उस बिज़नेस से उससे मिलेगा प्रॉफिट। जिस तरीके की भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी वो एंटरप्रेन्योर को मिलेगा। फिर कैपिटल क्या होता है, कैपिटल तो हमने लगा दिया है, अब कैपिटल पे हमें क्या देना होता है, कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना होता है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं हमारी, ये हमारा आता है
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में। अब यही जो बात चल रही थी डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो इनकम जनरेट हुआ है उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस से जाना जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टैटिक्स ऑफ प्लूरल नाउन, यानी कि स्टैटिक्स का मतलब प्लूरल में क्या होता है। ये जो प्लूरल वाला है ये बहुत इजी है, मगर अगर सिंगुलर सेंस में पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। सिर्फ हमें इसमें यही समझना है कि इसमें स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा का क्या मतलब होता है? क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी से हम क्या समझते हैं कि नंबर्स। कोई भी ऐसा डेटा जो कि नंबर्स में हो उसे हम स्टैटिक्स प्लूरल सेंस में मानते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा डेटा जो कि नंबर्स में हो उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं, और वो प्लूरल सेंस का डेफिनेशन हो गया। सो अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस एज न्यूमेरिकल डेटा। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो स्टैटिक्स होता है वो उसका प्लूरल सेंस में मतलब होता है कि ये एक क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब कि नंबर्स होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। एग्रीगेट्स का क्या मतलब होता है? ये जो एग्रीगेट्स है उसका मतलब होता है ग्रुप। एग्रीगेट कभी भी इंडिविजुअल नहीं होता है, एग्रीगेट मतलब होता है ग्रुप। तो ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्यों होता है? क्योंकि एक स्टैटिक्स होता है वो कभी भी सिंगल नंबर में नहीं हो सकता है, वो जब भी होगा तो एक ग्रुप में ही होगा। क्योंकि सिंगल नंबर अगर कभी भी दिया जाए तो उससे हम कोई भी तरीके का कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते। कंक्लूज़न अगर हमें निकालना है तो वो हम सिर्फ ग्रुप से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ें ग्रुप में दी हुई हैं तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं और कंपैरिजन करके उन चीज़ों से कुछ कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। और इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ऑल स्टैटिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कहा जा रहा है कि सारे जो स्टैटिक्स होते हैं वो नंबर तो हो सकते हैं, पर जो सारे नंबर होते हैं उसे हम स्टैटिक्स नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। हमने पहले भी इसके डेफिनेशन में पढ़ा था दैट स्टैटिक्स जो होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, इसका मतलब नंबर्स होता है। स्टैटिक्स कभी भी क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता। क्वांटिटेटिव का मतलब कोई भी क्वालिटी। स्टैटिक्स हमेशा नंबर्स में ही होगा, जैसे 1 2 3 4 5 एसेट्रा एसेट्रा। कभी भी ये क्वांटिटी नहीं बताएगा आपको, कभी भी ये क्वालिटी नहीं बताएगा आपको, जैसे कि स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, ये सब। इसमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है दैट आन इज टॉल एंड सचिन इज शॉर्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पठान जो है वो लंबे हैं और सचिन जो है वो शॉर्ट हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है ये हम कभी भी स्टैटिक्स नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नंबर्स में नहीं है। हाँ, मगर अगर इसी की जगह पे दिया रहता कि पठान जो हैं वो 6 फीट 2 इंचेस के हैं और सचिन जो है वो 5 फीट 4 इंचेस के हैं, तो ये स्टैटिक्स कहलाएगा क्योंकि ये नंबर्स में है। जो थर्ड पॉइंट है वो मल्टीसिप्लिटी ऑफ काउजेज़ है। मल्टीसिप्लिटी ऑफ काउजेज़ का क्या मतलब होता है? काउजेज़ का मतलब हमें पता है कि दिक्कतें, और मल्टीसिप्लिटी का मतलब होता है बहुत सारे। कभी भी जो हमारा स्टैटिक्स है वो मल्टीसिप्लिटी ऑफ काउजेज़ की वजह से ही होता है, कोई भी सिंगल फैक्टर या फिर सिंगल काउज़ की वजह से नहीं होता है। हमेशा बहुत सारी चीज़ें इस पर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तभी स्टैटिक्स बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है that 30% in the rise in the prices may have been due to the several causes like reduction in supply, increase in demand, shortage of power, rise in wages, rise in taxes, etc. यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ में 30% का राइज हुआ है उसके प्राइस में। अब ये जो राइज हुआ है प्राइस में, यानी कि प्राइस में 30% जो बढ़ गया है वो क्यों हुआ है? ये किसी भी
किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ा है तो ऑफ कोर्स वो एक चीज़ की वजह से नहीं बढ़ा होगा, वो एक प्रॉब्लम की वजह से नहीं बढ़ा होगा, वो कई सारे उसके पीछे कारण हुए होंगे। और इसके पीछे कारण हो सकते हैं कि जो सप्लाई हो रहा है सामान का वो कम हो गया हो, या फिर ज़्यादा डिमांड होने लगा हो उस सब सामान का, या फिर जो पावर का होगा वो शॉर्टेज हो गया हो, या फिर किसी को जो वेजेस होता है उसमें राइज़ हो गया हो, टैक्सेस बढ़ गया हो। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, इसी वजह से किसी भी चीज़ का दाम बढ़ा जाता है। तो ये इसका एक एग्ज़ाम्पल था। तो अब जो 4 पॉइंट है वो है रीज़नेबल एक्यूरेसी। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी हम जब स्टैटिकल डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे मन में हमेशा ये पता रहना चाहिए हमको कि हम ये जो डेटा है वो कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, हम ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका नेचर कैसा है, इसका साइज़ कितना बड़ा है, यानी एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा है, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, कितने हैं। हमेशा हमें स्टैटिकल डेटा कलेक्ट करने से पहले हमेशा अपने दिमाग में सोच के चलना चाहिए ये सब चीज़ें। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट में भी बताया था कि जब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है यानी ग्रुप होता है तो कंपैरिजन होगा। अब कंपैरिजन होगा तभी तो कोई कंक्लूज़न यानी रिजल्ट निकलेगा। जो स्टैटिकल डेटा होता है वो एग्रीगेट्स में होता है तो कंपेयर किया जाता है। इसमें कंपैरिजन का मतलब होता है कि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो किसी भी एक क्वालिटी को लेकर ही करेंगे। जैसे कि बहुत सारी क्वालिटी यानी कि बहुत सारे क्वांटिटेटिव डेटा अगर हैं तो उससे नहीं करेंगे। कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा जब एक सेंस में रहेगा तभी कंपैरिजन हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, राम इज़ 40 years old, मोहन इज़ 5 feet tall, सोहन इज़ 60 kg in weight। तो अब ये जो तीनों एग्जाम्पल दिया हुआ है ये है तो क्वांटिटेटिव डेटा ही, दिया तो नंबर्स में ही है, पर फिर भी हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं, सारे जो रिज़ल्ट हैं हमारे पास वो सारे अलग अलग सेंस में हैं। हाँ, अगर इसके जगह पे ये दिया होता कि राम इज़ 40 years old और मोहन इज़ 30 years old तो यहाँ पर हम ये निकाल सकते थे, हमें यहाँ पर कंपेयर करके ये पता चल सकता था कि राम जो है वो मोहन से 10 साल बड़ा है। यहाँ पर एक कंक्लूज़न तब निकल सकता था। मगर अगर ये तीनों चीज़ें अलग अलग सेंस में हैं तो कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते, इसे हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर स्टैटिकल डेटा कलेक्ट किया जाएगा तो उसके कलेक्शन के पीछे हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई मुद्दा होगा, कोई कारण होगा। इसीलिए हम कोई भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन को मैं बता दूं कि ऐसे ही नहीं कलेक्ट किया जाता कि हाँ भाई मेरा मन है कि मैं डेटा कलेक्ट करूं, तो ऐसे कभी भी डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता है। डेटा हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई कारण से किया जाता है जो कि हमें डेटा कलेक्ट करने के पहले ही सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक विलेज है जहाँ पर फार्मर्स का डेटा कलेक्ट किया गया है। अब कोई भी विलेज में फार्मर्स का डेटा ऐसे ही तो कलेक्ट नहीं किया गया होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालना होगा। वहाँ पर शायद ये पता करना होगा कि कितने उस विलेज में फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है, कितने फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास जो दूसरों के खेत में जाके करते हैं काम, कितने फार्मर्स का क्या इकोनॉमिक पोजीशन है, कितना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उस एरिया में। ये सब चीज़ें जानने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन किया गया होगा। 7 टॉपिक है न्यूमरेटर और एस्टिमेटेड। अब न्यूमरेटर और एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है? एस्टिमेटेड वर्ड जो है वो हमें सुना हुआ लग रहा है। एस्टिमेशन हमने सुना हुआ है। एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है? एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान। एस्टिमेशन का मतलब हमें पता है कि अनुमान होता है। कोई भी चीज़ का एक अनुमान लगाना हम उसके एस्टिमेट लगाने कहते हैं।
तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई भी डेटा कलेक्ट करना है, हमें कोई भी स्टैटिकल डेटा कलेक्ट करना है और उसमें जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो अगर बड़ा होगा तो हम एस्टिमेशन प्रोसेस जो है वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जब एरिया बड़ा होगा तो एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट वैल्यू बताना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर हम एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक रैली है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने किया है, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मुंबई में 2 लाख जो आदमी हैं वो आए। अब 2 लाख आदमी को वहाँ गिना तो नहीं गया होगा, ये एक इम्पॉसिबल जैसा टास्क है। तो हाँ, एक लोगों को देखकर ये अनुमान लगाया गया होगा कि मुंबई की रैली में 2 लाख लोग आए। वहीं अगर जो हमारा स्टैटिकल डेटा निकालने के लिए एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो लिमिटेड होगा, छोटा होगा, तो हम यहाँ पर न्यूमरेशन का जो प्रोसेस है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्ट बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक क्लास में हम जैसे कि कोई क्लास है, वहाँ पर हमें अगर पूछा जा रहा है कि देयर आर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो हाँ, हम वहाँ पर गिन के बता सकते हैं कि हाँ, इस क्लास में है जो 20 स्टूडेंट्स हैं। अब जो नेक्स्ट वो है कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, यानी कि स्टैटिक्स जब भी हम कलेक्ट करेंगे तो वो एक सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे, एक अच्छे तरीके से करेंगे। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब कि एक नियमित रूप से करेंगे। लाइन वाइज अगर समझना है तो समझ लो कि लाइन वाइज करेंगे, इधर उधर से नहीं करेंगे, यानी हैप-हज़ार्ड मैनर में नहीं करेंगे। हैप-हज़ार्ड मैनर का होता मतलब है कि अस्त व्यस्त तरीके से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैटिकल डेटा हमेशा सिस्टमैटिक मैनर में इसलिए कलेक्ट किया जाता है क्योंकि तभी ये हमें समझने में आसानी होगा इसको, और तभी हम इसमें से कोई अच्छा कंक्लूज़न, कोई अच्छा रिज़ल्ट निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए होगा। अगर ये हैप-हज़ार्ड मैनर में होगा तो इससे कोई भी कंक्लूज़न, रिज़ल्ट नहीं निकल पाएगा और हमें इसे स्टडी करने में भी दिक्कत आएगी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि स्टूडेंट के जो मार्क हैं वो कलेक्ट किया गया है। अब यही मार्क जो हमने कलेक्ट किया है वो कुछ अस्त व्यस्त तरीके से कर लिया है, यानी कि एक सर्वे स्टार्ट किया कि स्टूडेंट के जो कितने मार्क ऑब्टेन किए हैं उन्होंने वो जानना है, तो जो मिला सामने उसी से मार्क पूछ रहे कि हाँ भाई तुम्हारा कितना आया है। ये जान ही नहीं रहे कि उस बंदे का नाम क्या है, उसने कौन सा एग्ज़ाम दिया है, उसने कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, उसके टोटल कितने मार्क के जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ। हाँ, मगर अगर हम ये सारे इन्फॉर्मेशन उससे लेकर सिस्टमैटिक मैनर में अगर अपने पास रखेंगे तो हमें अगर कोई भी पूछेगा कि हाँ इसका कितना नंबर आया है तो हम ये बता सकते हैं कि उसका आया है। लेकिन अगर जो हमने पहले कर रहे थे कि किसी से भी कुछ भी पूछ लिए बिना कोई सटीक इन्फॉर्मेशन के, तो कोई अगर हमें डेटा उसके बारे में निकालना होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा इसे सिस्टमैटिक मैनर में ही कलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर भी ये बात रेड लाइन में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, दैट ऑल न्यूमेरिकल डेटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिक्स बट ऑल स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल डेटा। मैंने पहले भी बताया था, ये जो लाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक बार और बता देती हूँ कि सारे जो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स का मतलब ही होता है क्वांटिटेटिव डेटा, पर जो भी स्टैटिक्स होगा उसे हम हमेशा न्यूमेरिकल डेटा नहीं कह सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैटिक्स अ सिंगुलर नाउन, यानी कि स्टैटिक्स का डेफिनेशन इन सिंगुलर सेंस। हमने पहले प्लूरल सेंस पढ़ा था, अब हम सिंगुलर सेंस पढ़ रहे हैं कि स्टैटिक्स का मतलब सिंगुलर सेंस में क्या होता है। तो स्टैटिक्स का मतलब सिंगुलर सेंस में ये होता है, तो इससे हम ये समझते हैं कि ये एक मेथड है, एक टेक्निक है जिससे हम कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि न्यूमेरिकल डेटा का। न्यूमेरिकल डेटा का जिस मेथड से हम कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन करते हैं उस मेथड को हम स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस कहते हैं।
अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं जो दिए हुए हैं, जो कुछ कुछ राइटर्स ने लिखे हुए हैं। इन तीनों में से अगर आपको जो भी इजी लगे वो आप याद कर लें, क्योंकि अगर जब भी डिफिनेशन दिया रहे हमें लिखने को स्टैटिक इन सिंगुलर सेंस, तो एक तो हम अपना डिफिनेशन देंगे और अगर एक राइटर का भी डिफिनेशन देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और अट्रैक्टिव लगेगा देखने वाले को, और आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडीज़ है। तो देयर आर 5 stages of statistical studies. First is collection of data, second is organization of data, third is presentation of data, fourth is analyzing of data, and fifth is interpretation of data. अब इन पांचों को हम ऊपर से पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो फर्स्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को कलेक्ट करना। अब यहाँ ऑफकोर्स स्टैटिकल डेटा के बारे में बात हो रहा होगा, तो स्टैटिकल डेटा यानी कि जो भी डेटा नंबर्स में होगा उन डेटा को कलेक्ट करना फर्स्ट स्टेज होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज, जो भी डेटा कलेक्ट किया होगा उसको ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइज का मतलब कि अरेंज करना होगा। थर्ड मतलब कि जो भी डेटा ऑर्गेनाइज किया होगा उससे हमें प्रेजेंट करना होगा, एक प्रेजेंटेबल मैनर में शायद दिखाना होगा। फोर्थ नंबर है एनालाइज करना, यानी कि जो भी डेटा अभी हमारे पास है उसे एनालाइज करना, यानी कि उसे ठीक तरीके से देखना, उससे कुछ समझना ये। और इंटरप्रिटेशन यानी कि कोई भी रिजल्ट या फिर कंक्लूज़न निकालना। तो अभी जो 5 स्टेजेस हमने ऊपर से पढ़े हैं, अब हम उसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर कभी भी दिया जाए कि स्टैटिकल डेटा का स्टेजेस को डिफ़ाइन करो या फिर अच्छे से बताओ, एक्सप्लेन करो, तो हम ये लिखेंगे कि पहले हमने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेज जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तो ऐसे बोलेंगे दैट फर्स्ट स्टेप इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें क्या होता है, वी कलेक्ट स्टैटिकल डेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेज क्या होता है, तो सेकेंड स्टेज में वी ऑर्गेनाइज सम डेटा इन सिस्टमैटिक मैनर। मैंने बोला था कि जो भी डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसे अरेंज करेंगे, यानी सिस्टमैटिक मैनर में उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। थर्ड स्टेप जो है, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसे प्रेजेंट करेंगे इन फॉर्म्स ऑफ ग्राफ्स, डायग्राम्स और टेबल। जो भी डेटा को कलेक्ट किया है उसे हम ग्राफ के तौर पे, डायग्राम के तौर पे या फिर टेबल के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका एक टेबल का ही एग्जाम्पल है। या तो इस तरीके से हम कर सकते हैं या फिर ग्राफ पढ़ा होगा, ऐसे 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 वाला चीज़ हुआ करता था मैथ्स में पहले। ये हो गया हमारा ग्राफ। और डायग्राम तो जानते ही हो कि मतलब पिक्चर्स पाई चार्ट बनाया करते थे हम, वो उससे उस डायग्राम से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेज है वो था एनालाइजिंग ऑफ डेटा। तो एनालाइजिंग ऑफ डेटा में हम कैसे इस जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसे कैसे एनालाइज करेंगे। तो उसे जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसे हम एवरेजेस और परसेंटेज के तौर पे कन्वर्ट करके फिर एनालाइज करेंगे। फिर जो फिफ्थ हमारा स्टेप है और जो फाइनल और लास्ट स्टेप है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा को इंटरप्रेट करेंगे ताकि कोई कंक्लूज़न, कोई रिजल्ट निकल जाए, वो है स्टैटिकल टूल्स। अब स्टैटिकल टूल्स में ये जो दिया हुआ है ये इतना कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर इस टेबल को ध्यान से अगर कोई देख लेगा तो पूरा स्टैटिकल टूल्स जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था दैट स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडीज़ में कि ये जो 5 होते हैं वो स्टेजेस होते हैं स्टैटिकल स्टडीज़ के। तो अब ये स्टैटिकल स्टडीज़ को निकालने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है, बस यही पढ़ना है इसमें। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे उसे हम सेंसस या फिर सैम्पल टेक्निक से निकालते हैं। अब सेंसस होता क्या है, सेंसस मैं बता दूं कि सेंसस जो है वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हर 10 ईयर्स पे किया जाता है। ये 10 ईयर्स पे क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है, वो इसमें क्या होता है कि इसमें डोर टू डोर जो लोग हैं वो जाते हैं, हर घर में लोग जाते हैं और वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। क्या डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं कि घर में एक घर में कितने लोग रहते हैं, कितने एज ग्रुप के लोग रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं उनकी सैलरी क्या है,
कितने घर में बच्चे हुए हैं, या फिर ये सब चीज़ें जो हैं वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। और ये हर 10 साल पे इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हर 2-2 साल पे या 1-1 साल पे करें तो हमें जो इम्प्रूवमेंट है वो उतना दिखाई नहीं देगा, मगर अगर 10 साल पे करेंगे तो जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा इतने सालों में वो हमें आसानी से दिखाई देगा। वो हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश में ये चीज़ जो है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है, या फिर लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है, लोगों का इनकम है वो बढ़ गया है। ये सब चीज़ें आराम से हम 10 साल में पता कर सकते हैं। चीज़ें बड़े इंटरवल ऑफ टाइम पे ही पता चल सकती है। बात फिर सैम्पल क्या होता है। सैम्पल जो होता है, सेंसस में हम क्या कर रहे थे कि सेंसस में हम एक एक बंदे से पूछ रहे थे, उसके एक एक इंडिविजुअल बंदे से पूछ रहे थे उसके सारे डिटेल्स के बारे में। पर सैम्पल में ऐसा नहीं करेंगे। सैम्पल में क्या होता है, पूरा पॉपुलेशन जो है उसमें से 1 या 2 ही लोग से पूछेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और हम अपना पूरा जो कंक्लूज़न है वो निकाल लेंगे। जैसे कि उसमें क्या होता है सेंसस में कि जो पूरा पॉपुलेशन है उसके एक आदमी से पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के तब हम कोई कंक्लूज़न निकाल रहे थे। मगर सैंपल में क्या हो रहा है कि हम पूरे पॉपुलेशन में से 1 या 2 से ही आदमी से कुछ पूछ रहे हैं और फिर हम कोई रिज़ल्ट निकाल ले रहे हैं कि 1 या 2 बंदा हमें ऐसा कह रहा है तो हाँ ऐसा ही हुआ होगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मान लो कि कोई मार्केट में नया बिस्किट ही लॉन्च हुआ है, तो अब वो नया बिस्किट लॉन्च हुआ है होगा कि कई लोगों ने खाया है, उसमें से मैं 1 या 2 लोग से ही पूछूंगी कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अगर दोनों ने हमें कह दिया कि हाँ मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा, तो हम ये समझ लेंगे कि पूरे जो लोग हैं उनको ये बिस्किट अच्छा लग रहा है। सब से नहीं जाके पूछेंगे कि आपको कैसा लगा। हाँ 2-3 बंदे से ही पूछेंगे कि कैसा लग रहा है, वो कहेंगे कि अच्छा लग रहा है तो हाँ ये बिस्किट सही में अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है। अगर वो कहेंगे कि नहीं अच्छा लग रहा है तो मतलब कि लोगों को ये बिस्किट पसंद नहीं आ रहा है। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में 3 तरीके के स्कोप होते हैं, जो होता है नेचर ऑफ स्टैटिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। तो इसमें हम पहले में ये पढ़ेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसका क्या नेचर होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर इसमें होता है और लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं स्टैटिक्स के। तो इसे ब्रीफली पढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट जो है वो नेचर ऑफ स्टैटिक्स, हमारा सेकंड जो है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। फर्स्ट नेचर ऑफ स्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे कि स्टैटिक्स का जो नेचर होता है वो बोथ साइंस एज वेल आर्ट्स होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि साइंस का नेचर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक्स का नेचर साइंस भी होता है और आर्ट्स भी होता है। अब साइंस क्यों होता है और आर्ट्स क्यों होता है? तो साइंस इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले भी जान लिया है कि स्टैटिक्स जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो न्यूमेरिकल डेटा को एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना साइंस में आता है और उसी न्यूमेरिकल डेटा को लाइफ प्रॉब्लम से अगर हम रिलेट करेंगे तो वो हमारे आर्ट्स में आता है। सेकेंड जो है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स जो होता है वो 2 तरीके का होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब अगर शॉर्ट में जानना है तो इसका मतलब होता है फुल डिटेल्स, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, फुल डिटेल्स। डिस्क्रिप्टिव का मतलब अगर शॉर्टली जानना है तो वो होता है फुल डिटेल्स। यानी कि वही सेंसस वाला ये चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी जो पूरा पॉपुलेशन है वहाँ के एक बंदे से पूरा डिटेल्स लेना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स भी सैम्पल जैसा ही है। सैम्पल में भी क्या कर रहे थे कि पूरे पॉपुलेशन के लोग से 1-2 से ही हम कंक्लूज़न निकाल रहे थे। तो इन्फ्रेंशियल में भी पूरे पॉपुलेशन के 1-2 पीपल से ही हम कंक्लूज़न निकाल लेंगे। अब जो थर्ड पॉइंट है स्कोप ऑफ स्टैटिक्स का वो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स।
लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स में जो फर्स्ट है वो है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि स्टैटिक्स हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही पढ़ता है, यानी कि हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा ही लेता है, कोई भी क्वालिटेटिव डेटा नहीं रहता है, कोई भी क्वालिटी वाली चीज़ नहीं आती है स्टैटिक्स में। तो ये इसका एक लिमिटेशन हो गया कि हमेशा जब भी लिया जाएगा स्टैटिक्स में तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स वाली चीज़ें ही, न्यूमेरिक वैल्यू में जो चीज़ें होंगी वही ली जा सकती हैं, कभी भी कोई क्वालिटी वाली चीज़ नहीं ली जा सकती है, जैसे कि ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, पैट्रियोटिज्म, जस्टिस। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति वाली चीज़। ये सब जो आपकी फीलिंग्स हैं ये स्टैटिक्स में नहीं आएंगी। फिर सेकेंड पॉइंट जो है वो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। ये जो सारी चीज़ें हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वाली, वही लिमिटेशंस में वापस दे दी गई हैं कि एक तरीके से ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि ऐसा ऐसा होता है, और एक तरीके से लिमिटेशन भी है कि ऐसा ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है सेकंड पॉइंट में कि ये सिर्फ एग्रीगेट्स ही पढ़ता है, यानी कि ग्रुप्स ही लेता है, कभी भी इंडिविजुअल चीज़ स्टैटिक्स नहीं होता है। ये इसका एक लिमिटेशन होगा कि कभी भी कोई इंडिविजुअल चीज़ आएगा तो वो स्टैटिक्स नहीं माना जाएगा, हमेशा एग्रीगेट्स ही लिमिटेशंस माना जाएगा। अब थर्ड जो टॉपिक है वो है होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैंने होमोजेनिटी का मतलब भी लिखा हुआ है कि होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम। कभी भी कोई भी डेटा अगर हम स्टैटिक्स में लेंगे तो वो सेम सेंस में लेंगे। ये मैंने कंपेरेबल वाले में भी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था वो हम वहाँ पर भी मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ का कंपैरिजन करना होगा हमें तो हम सेम सेंस वाली चीज़ें लेंगे, अलग अलग सेंस वाली चीज़ें नहीं लेंगे। सेम रहेगा तभी किसी चीज़ के बीच में कंपैरिजन हो पाएगा। यानी कि अगर बोला जा रहा है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि फूड ग्रेन्स जो है वो केजी या फिर ग्राम से मेज़र करते हैं, मगर कपड़ा जो है वो हमेशा मीटर और सेंटीमीटर से करते हैं मेज़र। तो ऐसा नहीं हो सकता हम बोलेंगे कि जो हमारे पास 2 किलो चीनी है और 5 मीटर कपड़ा है, तो ये है तो न्यूमेरिकल डेटा ही, ये है तो क्वांटिटेटिव डेटा ही, मगर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, अगर ये कहते हैं कि 5 मीटर कपड़ा है और 2 मीटर कपड़ा है तो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ, एक कपड़ा जो है वो हमारे पास बड़ा है और एक कपड़ा जो है हमारे पास छोटा है। तो सेम सेंस में अगर रखेंगे, सेम सेंस वाली चीज़ें रखेंगे तो कंपैरिजन कर पाएंगे, कंपैरिजन करके कुछ रिजल्ट निकल सकता है, कोई चीज़ हमें पता चल सकती है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि हमें एनालाइज करना होगा एवरेज और परसेंटेज निकाल के, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स में जो भी रिज़ल्ट निकलेगा वो एक एवरेज निकलेगा। कभी भी कोई रिज़ल्ट निकलेगा वो एवरेज पे निकलेगा। एवरेज यानी कि एक अनुमान निकलेगा, कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। एग्जैक्ट जो है वो कभी भी रिज़ल्ट आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, एक अनुमान लगा सकते हैं हम, जैसे कि कहा जा रहा है कि कैपिटा इनकम है इंडिया का वो 50,000 पर एनम है। ये एग्जैक्टली सच नहीं हो सकता कि हाँ इतना ही है, मगर हमने एक अनुमान लगाया है कि हाँ इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो इतना है। अब फिफ्थ पॉइंट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट मे बी प्रूव टू बी रॉन्ग। कोई भी स्टैटिकल डेटा में अगर किसी भी चीज़ को प्रूव करना है तो उसके लिए रेफरेंस होना चाहिए। किसी भी कही सुनी बात पर हम कोई भी चीज़ मान नहीं लेंगे। कोई भी चीज़ अगर मनवाना होगा तो उसके लिए एक रेफरेंस होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो कि एक क्लास में मैंने एक लड़के से पूछा कि तुम्हारी हाइट कितनी है, या फिर छोड़ो, मैंने ये पूछा उससे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने साल के हो, तो उसने मुझे बताया कि मेरा नाम ये है और मेरी हाइट मान लो 5 फीट है, या फिर मेरी एज 15 ईयर्स है। तो उसने मुझे बताया तो मैं ऐसा नहीं कि मान लूँगी, मैं उससे एक प्रूफ मांगूंगी, मैं उससे एक आइडेंटिफिकेशन मांगूंगी कि मैं कैसे मानूँ कि तुम्हारा नाम यही है और तुम इतने ही साल के हो। तो या तो वो मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा या फिर आधार कार्ड दिखा सकता है कि हाँ उस प्रूफ के तौर पे कि मेरा नाम ये है और मैं 15 ही साल का हूँ। उसने जब मुझे प्रूफ दिखाया तभी मैं उसकी बात को सच या झूठ मानूंगी। अब जो 6th पॉइंट है वो है दैट स्टैटिक्स कैन बी ओनली यूज बाय द एक्सपर्ट्स। स्टैटिक्स जो है वो हमेशा एक्सपर्ट्स के द्वारा ही यूज़ किया जाएगा।
एक्सपर्ट्स का क्या मतलब होता है? एक्सपर्ट्स वो लोग होते हैं जिनके पास किसी चीज़ के रिलेटेड स्पेशल नॉलेज होती है, उसे हम एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो स्टैटिक्स जो है वो हमेशा एक्सपर्ट्स ही यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐरा गैरा आदमी यूज़ नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि इस साल में मुझे इंडिया का पर कैपिटा इनकम पता करना है या फिर जानना है। तो अब गवर्नमेंट ने तो ये बात बोल दी, तो अब मान लो कि आप यहाँ बैठे हुए हो, तो आप ये नहीं सोच सकते कि यार गवर्नमेंट ने बोला है चलो मैं ही निकाल देता हूँ। नहीं, आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास ना ही तो वो इन्फॉर्मेशंस है लोगों के रिलेटेड कि कितने कितने इनकम है लोगों की, ना ही उस पर कैपिटा इनकम निकालने के नॉलेज है आपके पास। पर कैपिटा इनकम जो है वही लोग निकाल सकते हैं जिसके पास ये निकालने का नॉलेज हो, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डेटा हो, वही निकाल सकते हैं, कोई भी नहीं निकाल सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक लाइन है दैट स्टैटिक्स मेथड आर मोस्ट डेंजरस टूल्स इन हैंड्स ऑफ एन इनएक्सपर्ट। ये यूली केंडाल ने कहा है ये बात कि स्टैटिक्स जो होता है वो एक बहुत ही डेंजरस टूल होता है किसी भी आदमी के हाथ में, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो। क्योंकि अगर वो एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ में तो उसे पता नहीं होगा कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, तो वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। यहाँ पे 7th और लास्ट टॉपिक है दैट प्रॉनी टू मिसयूज़। स्टैटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे टीवी सीरियल्स में हम देखते हैं कि कोई कंपनी है, उसे आज प्रेजेंटेशन देना है, पर उसकी कम्पिटिटिव कंपनी जो है उसका डेटा चुराकर, उसका प्रेजेंटेशन चुराकर उसने अपने लोगों को दिखा दिया अपने नाम पे कि ये मेरा डेटा है, ये मेरा प्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से स्टैटिक्स का मिसयूज़ होता है। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। और यहाँ पर भी एक बात लिखी हुई है दैट स्टैटिक्स आर लाइक क्ले विथ विच वी कैन मेक अ गॉड और अ डेविल। अगर स्टैटिक्स को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाएगा तो वो गॉड हो जाएगा, अगर स्टैटिक्स को ख़राब तरीके से यूज़ किया जाएगा यानी कि उसका मिसयूज़ किया जाएगा तो वो डेविल का भी काम कर सकता है। डेविल का काम मेरे एग्जाम्पल में कैसे कर रहा है? अगर जो कंपनी ने वो प्रेजेंटेशन या फिर डेटा कलेक्ट किया था वो अगर दिखाती तो वो उसके लिए गॉड का काम करता, उसके लिए बेनिफिट होता। मगर अब उसका जो डेटा है वो चुरा लिया गया है दूसरे कंपनी के द्वारा। अब वो कंपनी अपने नाम पे वो प्रेजेंटेशन सबको दिखा रही है, तो उसके लिए वही डेटा जो है वो डेविल बन गया है, क्योंकि वही डेटा जो वो अपने प्रॉफिट के लिए लाया था वो उसके लॉस का कारण बन गई है।